सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आप सभी के लिए मैं यह पंक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, रुको नहीं बढ़े चलो, रुको नहीं बढ़े चलो, बढ़े चलो। प्यारे बच्चों, आप सभी इस सुविचार के साथ अपने जीवन में नित्य आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें। हमने पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती को पढ़ा। उस पाठ को पढ़ने के उपरांत हमें पता चला कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना अत्यंत दुष्कर कार्य है और इस पर आरंभिक कई दलों ने चढ़ने का प्रयत्न किया। 3 महीने तक भी लगातार चढ़ाई करने के बाद एवरेस्ट के वो शिखर पर नहीं पहुंच सके, किंतु बार बार पर्वतारोहियों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया और अंत में एक दिन एवरेस्ट, संसार के इस सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट को छूने में उन्हें सफलता मिल गई। भारत की ओर से भी कई सर्वेक्षण दल ने इस पर चढ़ने का प्रयत्न किया और पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह, बछेंद्री पाल जो कि एक महिला हैं, संतोष यादव, अनेकों पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की शिखर को छूने में सफलता प्राप्त की। इतना ही नहीं, कई दिव्यांग पर्वतारोहियों ने भी इस शिखर को छूने में सफलता प्राप्त की। बच्चों, आप सभी के सामने मेजर हरिपाल सिंह जी का यह तस्वीर है। मेजर हरिपाल सिंह के बारे में भी आप सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा है और मैंने बताया भी था कि यह एक सैनिक थे, इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने कई सारी एवरेस्ट यात्रा संबंधी पुस्तकें भी लिखी हैं और हमने जब इस पाठ को पढ़ा तो हमें पता चला कि एवरेस्ट की शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को मेजर हरिपाल सिंह आगे बढ़े और उनके साथ 12 शेरपा और उनके कुछ मित्र भी इस शिखर को छूने में उनकी सहायता कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें येलो बैंड नामक क्षेत्र मिला, जहां पर जहां पर चट्टानें थी और चट्टानों पर पीली पीली धारियां थीं। इसके बाद लेखक के सिलेंडर की ऑक्सीजन निकलने लगी। उसका कारण क्या था कि उनकी बूट से ऑक्सीजन की नली में छेद हो गया था। इसके बाद वे इंडियाज डेन पहुंचे। बच्चों, इंडियाज डेन याद आ रहा है किसने नाम दिया था? मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया ने, क्योंकि यह एक सकरिया रास्ता था और उसी रास्ते से होकर उस रास्ते को जब उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया तो नाम दिया इंडियाज डेन। इसके बाद आई सबसे बड़ी चुनौती, हिलेरी की चिमनी। इस चिमनी की क्या विशेषता थी हमने भी पढ़ी है कि चट्टान और बर्फ के बीच यह 13 मीटर ऊंची खड़ी है और चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है। बच्चों, अब यह चित्र आप पहचान रहे हैं किसका है? याद कीजिए कि यह तस्वीर आपकी देखी गई है और आपको याद आ रहा होगा कि यह तस्वीर बछेंद्री पाल की है, जिन्होंने भारत की ओर से सबसे पहले एवरेस्ट शिखर को छूने में सफलता प्राप्त की। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में। आप सभी ने लिखा भी है और मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि बछेंद्री पाल द्वारा वर्णित एवरेस्ट की यात्रा को अवश्य आप पढ़िएगा। उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से एवरेस्ट शिखर और मार्ग में आने वाली बाधाएं और किस प्रकार से उन्हें मार्ग में चुनौतियां मिली,
एक बार तो ऐसा लगा कि बछेंद्री पाल की मृत्यु हो जाएगी, वह मरते मरते बची। लेकिन बच्चों, जब हम अपने हृदय में ठान लेते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो फिर कोई बाधा हमारे सामने टिकती नहीं है। इसीलिए मैंने इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को बताया कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो बच्चों, आज हम एवरेस्ट पाठ से संबंधित मैं कुछ और प्रश्नों को करेंगे। और अभी आप इस दृश्य को देखिए, यह एवरेस्ट शिखर है। एवरेस्ट शिखर के चारों ओर आपको बादल दिखाई दे रहा है। बादलों से आच्छादित सुंदर सा शिखर अपनी ऊंचाई को प्रदर्शित करता हुआ हमारे समक्ष खड़ा है। और यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इस पर्वत शिखर का नाम तिब्बती भाषा में चौमुलुंगमा, नेपाली भाषा में सगरमाथा है। और शुरुआती समय में जब सर्वेक्षण दल इसके ऊपर चढ़ाई किए तो इसका नाम दिया गया था शिखर 15। और बाद में ब्रिटिश सर्वेक्षण दल के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल है। और सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को इस शिखर को छूने में सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद अनेकों पर्वतारोहियों को इस सर्वोच्च शिखर पर छूने में सफलता मिली। बच्चों, अब आप सभी के समक्ष एवरेस्ट के कुछ दृश्य भी हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए। यह एवरेस्ट का दृश्य है, अलग अलग तरीके से लिया गया है और आपको दिख रहा होगा कि बड़ा ही मनोरम दृश्य है। चारों ओर बर्फ से आच्छादित एवरेस्ट शिखर, इसके उपरांत आपको दिखेगा पर्वतारोहियों द्वारा गाड़ा गया तंबू या शिविर, जहां पर वे आराम करते थे। बच्चों, अब देखिए थ्यांग बोचे मठ कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार से मठ का जहां पर तिब्बती लोग, नेपाली लोग पूजा करते हैं उस तरह से है। यह दूसरी तरफ का है, दूसरी दृश्य से लिया गया। यह थ्यांग बोचे मठ है, जिसका नाम आप अपने पुस्तक में केवल पढ़ते हैं और आज इस दृश्य के में आप देखकर समझ पाएंगे। इसके उपरांत है, आप सामने से देखिए, यह है तिब्बत का पठार। पठार आप समझते हैं, चौकोर रचना। और यह देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर, जो पर्वतारोही अपने पीठ पर टांग कर पहाड़ों पर चढ़ाई किया करते हैं। बर्फ से आच्छादित दक्षिण के तरफ का मैदान आपको दिख रहा होगा। और यह है रंगबुक ग्लेशियर। ग्लेशियर तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही है बच्चों। तो यह देखिए रंगबुक ग्लेशियर का दृश्य, यह भी रंगबुक ग्लेशियर ही है। तो बच्चों, अभी मैंने आप सभी को यह दृश्य दिखा दिया। अब हम आगे पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ेंगे। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे। वहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहाँ से आगे ढलान कुछ और कम होते गए और पहले की तरह बाईं ओर चट्टान, दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी कभी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था।
मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी। अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। बच्चों, आपने वीडियो में दृश्य भी देखा कि एवरेस्ट शिखर के आसपास किस तरह से ठंडी हवाएं बहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहते ही रहती है। और चूंकि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो यह सर्वदा बर्फ से, बादलों से घिरा रहता है। हवाओं के दबाव के कारण, बर्फ के कारण और सख्त चट्टानों के कारण चढ़ाई करना लेखक और उनके साथियों के लिए कठिन होता जा रहा था। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे जरा ही ऊपर एक छोटी सी सफेद घुमावदार मेहराब सी थी, और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। लेखक और उनके साथियों ने एक दूसरे की पीठ क्यों ठोकी? क्योंकि अब वे एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुके थे। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नजर डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नजर डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। बच्चों, इन्होंने क्या देखा एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर? जो इन लोगों से पूर्व यहाँ इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किए थे, उन सभी देशों के झंडे दिखाई दे रहे थे, निशानियां दिखाई दे रही थी, और उत्तर की ओर तिब्बत का पठार दिखाई दिया, दक्षिण की ओर भारत का मैदान दिखा, थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। यह मठ तिब्बत में है, और मठ का अर्थ होता है, जिस तरह से हिंदुओं का पूजा स्थल होता है उसको मंदिर कहते हैं, वैसे यह भी पूजा स्थल है तिब्बतियों का।
यह दृश्य अविस्मरणीय था। अविस्मरणीय मतलब जिसको हम कभी भुला नहीं सके। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। लेखक और उनके साथी अत्यंत प्रसन्नचित्त थे और वे ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फूदोर जी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता चला कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगबूक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। लेखक और अपने साथियों के साथ जब एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे तो उन सभी ने मिलकर तिरंगा झंडा को लहराया। बच्चों, जब भी आपने देखा होगा कि खेल का क्षेत्र हो या फिर किसी तरह की प्रतियोगिता का क्षेत्र हो, हमारा झंडा गर्व से लहराता है। जब हम अपने देश का नाम विश्व में सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाते हैं तो हमारे अच्छे कर्तव्य की तरह से, हमारे साहस के कारण हमारे देश का नाम झंडे के साथ ऊपर गर्व से लहरा उठता है। लेखक और उनके साथियों को एवरेस्ट शिखर पर चढ़े हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था और अब उन्हें नीचे की ओर उतरना था और लेखक को लग रहा था कि अब मेरे पास इससे ऊंचा कोई शिखर नहीं है जहां पर मैं चढ़ सकूं, क्योंकि एवरेस्ट ही संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो बच्चों, आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। यह पाठ मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया द्वारा वर्णित है। मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया ने एवरेस्ट की चुनौती नाम से एक पुस्तक भी लिखी है और उसी पुस्तक का यह कुछ अंश है। उस पुस्तक में और विस्तार से दिया गया है, एक एक दृश्य, एक एक वृतांत की किस तरह से लेखक और उनके साथियों को इस यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, आज के लिए आप गृह कार्य समझ लीजिए। इस पाठ का शब्दार्थ लिखना है और इस पाठ से संबंधित कोई भी दृश्य आप अवश्य बनाएंगे। इसके अलावा
अब आपको जो प्रश्न करने हैं अपने उत्तर पुस्तिका में उसको समझ लीजिए। अनुमान कल्पना के प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गए हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे? यदि आपका चुनाव अंतरिक्ष यात्रा के लिए हो जाता है तो आप कौन से ग्रह पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? बच्चों, अनुमान कल्पना आपकी स्व अभिव्यक्ति कौशल के लिए है, तो आप उसको सुंदर शब्दों में सजाकर और सही लिखिएगा कि अगर आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच जाएंगे तो आप वहां क्या करेंगे। यदि आपका चुनाव अंतरिक्ष यात्रा के लिए होगा तो आप किस ग्रह पर और क्यों जाना चाहेंगे? ऐसी कौन सी बात होगी कि जिससे आप जाना चाहेंगे? तो अनुमान कल्पना की प्रश्न, शब्दार्थ, ये आपके लिए गृह कार्य के प्रश्न हैं। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही।